नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन उनका खत्म हो चुका है या ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है और उनको ये पता नहीं है कि बैंक की जॉब आखिर लेते कैसे हैं। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और बैंक में जॉब ले सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ कोई बहुत मतलब हंसी मजाक वाली नहीं है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना भी नहीं पता। तो जी हाँ दोस्तों, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2016 में, मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो धीरे धीरे चीज़ें पता चलती गई, धीरे धीरे मैंने रिसर्च करता गया, सारी चीज़ें जानकारी होने लग गई। तो अगर आप में से भी कुछ ऐसे बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता है तो ये कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नए होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, अभी ग्रेजुएशन उनका चल रहा होता है और वो अभी से अपने फ्यूचर की तैयारी में लग जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसमें पूरी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरी हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली एक दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक वेबसाइट जो कि अभी से लेकर, जब आपने सोच लिया कि बैंक एग्जाम की तैयारी करनी है, बैंक में नौकरी करनी है, तो एक वेबसाइट जो कि आपको शुरू से आखिरी तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको विजिट करते रहना है कुछ कुछ समय के अंतराल में, वो है ibps.in। ibps.in ये क्या चीज है दोस्तों? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो ये कंडक्ट कराता है सारे के सारे एग्जाम्स को। एसबीआई का जो फॉर्म होता है वो आपको एसबीआई की करियर वेबसाइट से मिल जाएगा, एसबीआई पीओ और क्लर्क का। बाकी के जो भी एग्जाम होते हैं, वैसे तो एसबीआई का एग्जाम भी यही कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो आप इन सभी को, सारे एग्जाम के लिए इस वेबसाइट को विजिट करेंगे हमेशा। रिजल्ट के लिए भी एसबीआई का बस आपको अलग से करना पड़ेगा, बाकी सारे एग्जाम के लिए इस वेबसाइट को आपको विजिट करना होगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट को याद रखिए, ibps.in। नोटिफिकेशंस भी यहाँ आते हैं, वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स में मिल जाते हैं, लेकिन ये मेन वेबसाइट है, ठीक है। रिजल्ट भी इसी में आता है, इसको बिल्कुल बुक मार्क कर लीजिए सबसे पहले। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या रहती है। सबसे पहले दोस्तों एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी एज जो है वो 21 से लेकर 30 के बीच होनी चाहिए। मतलब 21 भी चलेगा, 30 भी चलेगा, ठीक है। तो ये एज वाले ही एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं या एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस रेंज में आपको रहना है, ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से। फिर एससी एसटी कैटेगरी के हिसाब से जो भी उसमें एक्स्ट्रा एज, जो भी रिलैक्सेशन होती है वो रहती है, ठीक है। तो ये मैंने जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताया है। अब बात करते हैं दोस्तों एज के अलावा क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए, मतलब इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास इसका क्या बोलते हैं यार उसको, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, भूल गया था यार, कई साल हो गए ना ग्रेजुएशन हुए। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने ग्रेजुएशन के बीच में ही तैयारी चालू कर देते हैं और बार बार ये सवाल करते हैं, सर मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, मई में कंप्लीट होने वाला है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? नहीं दोस्तों, जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता, जब तक आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास ना हो या फिर आपका रिजल्ट आउट ना हुआ हो, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 27 मार्च 2015 को रिजल्ट आ गया था फाइनल रिजल्ट, मतलब कि मेरा जो फाइनल 4th ईयर था इंजीनियरिंग में, तो उस 4th ईयर का रिजल्ट 27 मार्च 2015 को आया था। मतलब इस डेट के बाद अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता तो मैं उसका फॉर्म फिल कर सकता हूं। इसके पहले अगर होता तो मैं नहीं फॉर्म फिल कर सकता था। और जो जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसके एप्लीकेशन में, जब एप्लीकेशन आउट होता है, नोटिफिकेशन आउट होता है, उसमें मेंशन रहता है इस डेट के पहले तक, मतलब इस डेट तक, जैसे कि 1 अप्रैल हो गया, 1 अगस्त हो गया, 1 अगस्त तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दो ही चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों, एक आपकी एज, दूसरा आपका ग्रेजुएशन। अब तीसरी जो मेन चीज होती है वो होता है, कुछ लोगों के मन में एक डाउट होता है कि सर 60% से ऊपर अगर हमारा नहीं है तो हम क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये चीज क्राइटेरिया एसबीआई वगैरह, मतलब कुछ कुछ जगह पे रहता है, हर जगह पे नहीं रहता है। तो इस चीज के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो भी एग्जाम का फॉर्म आता है उसमें ये चीज मेंशन रहती है। बहुत सारे एग्जाम है जो आप 60% से नीचे हैं तो भी आप दे सकते हैं। कुछ एग्जाम 55% भी मांगते हैं, 55 से ऊपर
आपका होना चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वरना आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के मन में एक ये डाउट रहता है कि सर कंप्यूटर का अगर डिग्री नहीं है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम फॉर्म नहीं फिल कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिंपली आपको उस वाली जो फॉर्म भरते हैं ना, उस जगह पे आपको सिर्फ मेंशन करना होता है बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर्स, बस खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, कंप्यूटर के बैकग्राउंड से हैं, आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो आप लिख सकते हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस था इंजीनियरिंग में, तो मैं वहां पर मेंशन करता हूं डिग्री इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इस तरीके से आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, बस ये है, कोई उसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत नहीं होती है। उम्मीद करता हूं ये सब डाउट अब आप लोगों को नहीं आएगा। अब इसकी बात करें तो ये एग्जाम होते कब हैं? तो ये एग्जाम दोस्तों, एग्जाम का सीजन जो होता है ना, वो मई जून से स्टार्ट हो जाता है। मई जून से एग्जाम के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस साल का अभी तक कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया। मेन जो एग्जाम होते हैं बैंक एग्जाम्स, ठीक है, सारे के सारे नेशनलाइज बैंक जो होते हैं वो आईबीपीएस के थ्रू होते हैं। इसके अलावा एसबीआई का अलग से एग्जाम होता है, एसबीआई पीओ और क्लर्क का। अब पीओ और क्लर्क की बात करते हैं। पीओ और क्लर्क होता क्या है? पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क मतलब असिस्टेंट जो होते हैं। तो अब सैलरी की भी बात कर लेते हैं। अप्रॉक्स सैलरी कितनी होती है? तो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, इनकी सैलरी अप्रॉक्स 60,000 के आसपास होती है। थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, किसी में 2-1 हजार ज्यादा, किसी में 2-3 हजार कम, 57, 58। तो ये अप्रॉक्स एक रेंज होती है सैलरी की, प्रोबेशनरी ऑफिसर की मंथली सैलरी। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लैरिकल की, तो क्लैरिकल की जो सैलरी होती है वो 30 से 35 के बीच में रेंज करती है। किसी में 33 होती है, किसी में 34 होती है, किसी में 31 होती है। तो ये रेंज अलग अलग जगह पे करता है। अब कितने टाइप के बैंक होते हैं जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कितने टाइप के फॉर्म होते हैं? तो दोस्तों आरआरबी पीओ क्लर्क, जो कि सबसे पहले एग्जाम आने वाला है, जो जून तक आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसीज आउट हो जाएंगी, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, और अगस्त में इसका पेपर होने वाला है। इसका पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है, जो नोटिफिकेशन बोल रहा हूं, एग्जाम का जो टाइम टेबल है, वो पूरा का पूरा ibps.in वेबसाइट पर आ चुका है। कैलेंडर आ चुका है पूरे साल का कि कब कौन सी डेट पे एग्जाम होने वाले हैं। तो आप लोग चाहें तो उसको जाकर चेक जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि जो एग्जाम्स होते हैं, तो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क क्या होता है? आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, मतलब ग्रामीण बैंक। आपके स्टेट में जो भी जिस भी स्टेट में होंगे, जैसे मैं जिस बैंक में पोस्टेड था वो था छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, उसमें मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे था, आरआरबी स्केल 1 ऑफिसर में। बहुत से लोगों के मन में एक डाउट और आता है कि सर क्या हम स्केल 2 स्केल 3 का फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, स्केल 2 और स्केल 3 का फॉर्म, स्केल 2 का मतलब होता है मैनेजर और स्केल 3 का मतलब होता है सीनियर मैनेजर। तो ये जो स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर होते हैं, इनका फॉर्म आप तब फिल कर सकते हैं जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग का। अगर आप 2 साल बैंक में जॉब कर चुके हैं, उसके बाद आप स्केल 2 के लिए फिल कर सकते हैं। अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, 5 साल आप बैंक में काम कर चुके हैं, तो आप स्केल 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो स्केल 2 और स्केल 3 बिगिनर्स नहीं फिल कर सकते। आप सिर्फ फिल कर सकते हो स्केल 1 का पेपर और आरआरबी असिस्टेंट का पेपर, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। 1 से 2 महीने के अंदर इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ये जो दोनों एग्जाम होते हैं दोस्तों, इन दोनों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लीजिएगा ध्यान से, कि ये दोनों एग्जाम ऐसे एग्जाम होते हैं जो एक तो साल के सबसे पहले आते हैं, और इनमें जो पोस्टिंग होती है वो रीजनल रूरल बैंक यानी कि रूरल इलाकों में होती है। ऐसा नहीं कि सिटी में नहीं होती, सिटी में भी होती है, ठीक है। तो स्टेट वाइज होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था कि इसमें जो भी वैकेंसीज आती है ना, वो स्टेट वाइज आती है। नहीं तो अगर आप बाकी के एग्जाम की बात करेंगे तो क्लैरिकल जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सब में जो वैकेंसीज आती हैं वो स्टेट वाइज होती है। हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज होती है और स्टेट में कंपटीशन होता है। लेकिन पीओ का पेपर जब होता है तो आईबीपीएस पीओ हो चाहे एसबीआई पीओ हो, ये दोनों में कंप्लीट पूरे देश में कंपटीशन होता है। सारे के सारे हर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और एग्जाम देते हैं, तो वहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। स्टेट में भी बढ़ता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि स्टेट में कंपटीशन कम होता है, स्टेट में भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर के स्टेट से भी यहाँ पर आके आपके स्टेट में आके मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। बस लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम होता है कि लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिस भी स्टेट में आप फिल करें। तो ये सब जानकारी मैं आप लोगों को आगे दूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा। अभी हम बात करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है। ये जो फॉर्म है दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है उसमें कुछ एक डेट दी जाती है, कुछ 21 से 22 दिन का समय रहता है। उस दौरान आप लोगों को ये पूरा फॉर्म फिल करना होता है। उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, आपको सारा चीज़ें उसमें फिल करनी होती है। नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, ग्रेजुएशन का ईयर,
ये सब फलाना फलाना चीज़ें बहुत सारी आपको फिल करनी होती है। आपका एग्ज़ाम का फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, अप्रॉक्स 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। उस एडमिट कार्ड को लेकर आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। एडमिट कार्ड में लिखा होता है आपका एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है, आपको वो एग्ज़ाम देने जाना होता है। एग्ज़ाम देना होता है, पहले प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स में अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, कट ऑफ मतलब एक वो नंबर जो मिनिमम नंबर जो बच्चों को लाना होता है, उसके बाद आप मेंस दे सकते हैं। अब ये जो कट ऑफ है ये कोई पहले से डिफाइंड नहीं रहता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया है, लेवल के ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। पिछले सालों में जो भी कट ऑफ गए हैं उनके वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। उनको आप देख सकते हैं कि आरआरबी पीओ क्लर्क के लास्ट 3 साल 4 सालों में क्या क्या कट ऑफ गए थे। तो प्रीलिम से एक बार आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद 15 से 20 दिनों के बाद आपका मेंस का पेपर होता है। मेंस का पेपर थोड़ा टफ होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ होता है। इस पेपर को क्लियर करने के बाद आपकी जॉब लग जाती है अगर आप क्लरिकल के लिए फॉर्म फिल किए हैं तो, और इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपने पीओ का फॉर्म फिल किया है तो। यहां पर थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने क्लरिकल के लिए फॉर्म फिल किया था तो आपको प्री क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, आपकी जॉब लग गई। रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट आता है 1 जनवरी को। किसका? आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का। और आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का जो रिजल्ट होता है वो आता है 1 अप्रैल को, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत वाले दिन 1 अप्रैल को ये रिजल्ट आता है। ठीक है, 1 जनवरी को आरआरबी पीओ क्लर्क, 1 अप्रैल को आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आता है। ठीक, 31 दिसंबर को रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट आता है आरआरबी पीओ क्लर्क का, और 31 ऑफ मार्च को रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट आता है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का। अब रिजर्व लिस्ट क्या होती है? बहुत लोगों के मन में एक सवाल आएगा। रिजर्व लिस्ट दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कट ऑफ था 84, ठीक है, अब वैकेंसी थी 100 लोगों को तो सिलेक्ट कर लिया गया। आपके नंबर 84 से थोड़े कम रह गए, थोड़े कम मतलब 83.98 मतलब 0.02 नंबर से आप रुक गए। तो होता क्या है ना कि जब सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं अपनी ही बात कर दूं कि मैंने ज्वाइन तो किया था लेकिन 7 से 8 महीने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो मेरी वैकेंसी जो थी, मेरी जो सीट थी वो खाली हो गई। अब उसको खाली तो रहने नहीं देना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, रिजर्व लिस्ट में से किसी एक बच्चे को मेरी सीट मिल गई होगी। मैंने जैसे जॉब छोड़ी थी 29 ऑफ सितंबर 2018 में, तो 31 दिसंबर को जब रिजल्ट आया होगा रिजर्व लिस्ट का, तो ऐसे ही मेरे साथ वाले और भी 2-4 लोगों ने छोड़ा था, तो जितनी भी वैकेंसी खाली हो गई होगी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में, तो 31 दिसंबर में उतने बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया होगा जो रिजर्व लिस्ट में थे। मतलब रिजर्व लिस्ट में रहने से ये चांसेस आपके रहते हैं कि आपका हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं रिजर्व लिस्ट भी आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जो पीओ का पेपर होता है उसमें इंटरव्यू होता है। ठीक है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। आपका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट पहले आ जाता है। जो 1 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, 1 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये मत सोचिएगा कि रिजल्ट 1 तारीख को आएगा उसके बाद इंटरव्यू होगा, नहीं, रिजल्ट आपका पहले ही आ जाएगा, दिसंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा या फिर नवंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका इंटरव्यू दिसंबर में हो जाएगा और फिर जो फाइनल होगा कि आपको अलॉट हुआ बैंक या नहीं हुआ, तो वो चीज़ 1 जनवरी को आपको पता चलेगी। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। अब इसी में प्रोसेस थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है कि इसमें एसबीआई पीओ में, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का जब आप पेपर देने जाते हैं तो इसमें जब आप मेंस का पेपर देते हैं तो उसमें एक डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर होता है जिसमें आपको लेटर और ऐसे लिखना होता है। एक टाइम रहता है उसका आधे घंटे का जिसमें आपको एक लेटर लिखना होता है, एक ऐसे लिखना होता है। तो एक तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ये दोनों में एसबीआई पीओ में आईबीपीएस पीओ में ऐड हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीडी भी इंक्लूड हो जाता है दोस्तों। एसबीआई में तो मतलब प्रोसेस जो है बहुत अच्छा खासा लेवल वाला रहता है और इसकी वैकेंसीज अप्रॉक्स 2000 आती है पीओ की हर साल, अप्रॉक्स 2000-2200 के रेंज में रहती है, कभी 1800, 1900, कभी 2000, कभी 2200, इसी रेंज में हर साल वैकेंसीज आती हैं। तो आप अगर बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कमर कस लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस बैठ गए सोच के कि हाँ बस थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे 2-4 महीने और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी और मेहनत से डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि हो ही जाता है। जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे भी ऐसा मतलब लगा था कि यार मैं तो बहुत वीक हूँ, मेरे से अच्छे अच्छे लोग बहुत बैठे हुए हैं, तो मेरा कैसे होगा, लेकिन मन में एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार मैं क्रैक कर सकता हूँ, और बस समय लगा थोड़ा लेकिन हो गया। तो पेशेंस के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। जाने से पहले दोस्तों कुछ ज़रूरी चीज़ें और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं यहाँ के या फिर कोई नए स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं आप सभी के लिए जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों
सबसे पहली चीज़ तो ये कि कल महाशिवरात्रि थी, कल मेरी कोई क्लास नहीं हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। यस ऑफिसर पर अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं, और सारे टीचर्स की क्लासेस का जो फीस है वो मात्र 4124 में आपको मिल जाएगा पूरे 1 साल का। आपको कोड यूज़ करना है MS25। ये कोड अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर वैलिड है 2 दिनों के लिए, कल शायद खत्म हो जाएगा ये ऑफर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए, वो है मॉक टेस्ट। क्योंकि किसी भी बैंकिंग की तैयारी, बैंकिंग एस्पिरेंट की लाइफ में एक ऐसी चीज़ जो हर किसी के पास होनी चाहिए वो है मॉक टेस्ट। बिना मॉक टेस्ट के आप एग्जाम क्रैक करने का अगर सोचेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मॉक टेस्ट आपके पास होना ही चाहिए। तो इसीलिए इस मॉक टेस्ट को आप लोग ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे डिस्काउंट में। 50% का ऑफ है दोस्तों। कोड यूज़ करना है AL10, AL10। और जो बिगनर्स हैं दोस्तों, बिगनर्स के लिए ये बुक आप ले सकते हैं। ये कंप्लीट रीजनिंग की बुक मैंने लॉन्च की थी अभी कुछ समय पहले, जिसमें कि आप लोगों को सारे के सारे रीजनिंग के टॉपिक मिल जाएंगे, रीजनिंग के शॉर्टकट सीक्रेट्स आप लोगों को पता चलेंगे। हालांकि क्लासेस तो आपको देखनी है, क्योंकि क्लासेस में जल्दी समझ में आएगा। बुक आपके रेफरेंस के लिए है, पढ़ने के लिए, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो आप रेफरेंस के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोड आप यूज कर लीजिएगा AL40। इसका जो लिंक है दोस्तों नीचे वीडियो के मैं पिन कर दूंगा, या फिर आप examcart.in पर जाकर भी इसको ले सकते हैं, इस बुक को। ये मैं दिखा देता हूं आप लोगों को यहां पर। ये examcart.in पर जाकर आप इस बुक को ले सकते हैं। 40% का ये डिस्काउंट है। ये कल रात 10 बजे खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, बिल्कुल एकदम दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे, और इस साल सिलेक्शन लेने की ठान कर ही तैयारी स्टार्ट करिएगा दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और बोलते हैं ना, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस अपनी मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। मिलते हैं दोस्तों फिर कल की क्लास में।